हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और अक्सर प्ले कंडक्ट करता है जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी सैंपल पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। ठीक है, आपको मैं इस क्लास के अंदर में प्रीवियस ईयर का 2024-2025 का क्वेश्चन पेपर का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपसे स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है मिड टर्म एग्जाम का, आपका इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते आएंगे। और प्लस में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, सो सोल्यूशन करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसको हर एक क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चल जाता है कि आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर में देखो, आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लोगे तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा कि मुझे कितने नंबर वाले क्वेश्चन को कितने मार्क्स कितने टाइम देना आएगा। ठीक है, और आप प्लस में आपके अंदर में कॉन्फिडेंस भी, आत्मविश्वास भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, प्लस में मेन चीज ये है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसको सोल्व करना जरूरी होता है, इसलिए आपको मैं सोल्व हर एक क्वेश्चन के आंसर को मैं करा रहा हूँ। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है पार्ट 3 है, जिसके अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं आगे क्वेश्चन, मैंने आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो गया कंप्लीट करा दिया, 2 नंबर वाले कंप्लीट करा दिए। अब आगे के 3 नंबर और 5 नंबर वाले आपके क्वेश्चन है, उनको मैं आगे आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको दो काम करना जरूरी हैगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। और इस वाली वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, दो काम करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वाली वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, ताकि जब भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं तो आपको फर्स्ट जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए और आपके स्कोर 100 में से 100 मार्क आपके पूरे पक्के हो जाए। ठीक है, आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपसे स्टूडेंट मुझे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आपको मैं हर 100 में से 100 मार्क्स पूरे पक्के कराने में आपके बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ आपका वीडियो का सेकंड पार्ट का लिंक आपको मैं, ठीक है, ये वाला जो वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, ठीक, सेकंड पार्ट का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाकर के सेकंड पार्ट को भी देख लेना और एमसीक्यू क्वेश्चन को भी कर लेना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन पेपर, इस वाले क्वेश्चन पेपर के सारे सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस वाले मिड टर्म एग्जाम के अंदर में मान के चलो कि भाई 10% नहीं आए क्वेश्चन। ठीक है, कोई कोई से क्वेश्चन नहीं आया तो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को करना, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ से अब आपको मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन आपके घा, ठीक है, खंड घा से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले, आपके सारे सारे क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो क्वेश्चंस के करेंगे वो सारे सारे आपके 5 नंबर वाले होंगे। ठीक है, मैंने 1 नंबर वाले हो गया और 3 नंबर वाले आपके क्वेश्चंस हैंगे वह सारे सारे मैंने करा दिए हैं। तो पिछले वाला वीडियो जरूर देख लेना, पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा और आपके नंबर आएंगे नहीं, क्योंकि सारे से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को करके जाना, आपका कोई सा भी क्वेश्चन आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 24, इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन की किन्हीं 5 विशेषताओं को हमारे को बताना है। ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन, इसका आप पढ़ के, वाणिज्य का मतलब क्या होता है, व्यापक बड़े रूप में। ठीक है, पशुधन पालन मतलब कि पशुओं को पालना। ठीक है, तो इसकी हमारे को 5 विशेषता बताना है। ठीक है, और इसका बी क्वेश्चन आपका है, इसको आगे करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबके आंसर्स मैंने पहले से ही लिख रखे आएंगे, तो आपको बड़े तरीके से आपको पीडीएफ भी मिल जाए। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपसे स्टूडेंट हमारे ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होता है। व्यवस्थित का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक। ठीक है, अब पूंजी प्रधान मतलब कि पूंजी इसमें लगता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आप लिखोगे, वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। ठीक है, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होता है और एवं फार्म जो जिसमें फार्म में पशुओं को रखा जाता है वह भी आपके स्थायी होते हैं। पता कि ये नहीं कि दूसरे बार बदलते रहते हैं, हटा दिया जाता है, ये सब नहीं। थर्ड पॉइंट आप ये लिखोगे, टोटल आपको देखो 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, 5 पॉइंट बढ़िया बढ़िया लिखना और सही से लिखना है, इसमें एक भी गलती मत करना। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट है तो आपको मैं 6 पॉइंट हो गया 7 पॉइंट दूंगा। जो भी आपको बेस्ट 5 आपको याद हो जाए, ठीक है, उसको करना, आसान आसान पॉइंट को लिख लेना।
बाकी आपको मैं कहना चाहता हूँ, इसके अलावा मैंने आंसर्स के अंदर में सारे के सारे एक भी कठिन कठिन सब जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनका यूज नहीं किया गया। सिंपल आसान रहेंगे आपके, आसान से आसान वाले शब्द का यूज किया मैंने, जो आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, और एक बात और, क्वेश्चन के आंसर को पढ़ना समझना, ठीक है, पढ़ना और समझना है, ये नहीं कि रटना है, रटना मत। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, चढ़ाई को नियंत्रित करने के लिए इसमें पार्ट लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप ये लिखोगे, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या, चारागाह की, ठीक है, चारागाह की, ठीक है, चारागाह की क्षमता, ये क्या लिखा, चारागाह की क्षमता के अनुसार रखी जाती है। ठीक है, और 6.7 पॉइंट, और आपका मैंने इसमें 8 पॉइंट तक लिख रखे हैं, जो भी आपको बेस्ट 5 पॉइंट आपको याद हो जाए वह कर लेना। ठीक है, तो मैंने 5 पॉइंट समझा दिया, आगे के पॉइंट्स को आप देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट इसी का अथवा वाला, ऊपर वाला भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, ऊपर वाला क्वेश्चन करना है ऊपर वाला कर लो, या नीचे वाला करना है नीचे वाला कर लो। ठीक है, अथवा का मतलब ये होता है। तो आपका विश्व में मिश्रित कृषि की 5 विशेषताओं को हमारे को वाकया करना है। ठीक है, मिश्रित कृषि, तो करते हैं। आपको सबसे पता चला मिश्रित, मिश्रित मतलब क्या, हर एक चीज। ठीक है, हर एक चीज, तो आगे बात करते हैं। मिश्रित, पहला पॉइंट आप ये लिखोगे, यह कृषि अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे, इस कृषि में खेतों का आकार माध्यम, ठीक है, मीडियम होता है, और फसलें कौन कौन से, गेहूं, जौ, राई, जाई और मक्का होते हैं, और भी फसलें होते हैं मगर मैंने कुछ याद लिख दिए हैं। ठीक है, तीसरा आप ये लिखोगे, चारा की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य फसल, मुख्य घटक होते हैं, मतलब कि मुख्य फसल आपके होते हैं। फोर्थ पॉइंट आप ये लिखोगे, फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है, मतलब कि फसल भी उत्पादन किया जाता है, प्लस में आपके पशुधन पालन, पशुओं को भी पालन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे, विकसित यंत्र, इमारत, स्था और रासायनिक एवं खाद गहन कृषि के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, तो 5 पॉइंट ये हैंगे, बाकी पॉइंट्स को भी देख लेना, जो भी आपको पॉइंट्स आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाए उनको अपना लिख लेना आंसर में। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चन को कम से कम पता चल जाएगा ना, कौन कौन से क्वेश्चन उनके आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये तो देख सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है 25। ठीक है, 25 का क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। जिस प्रकार किसी इमारत को, ठीक है, किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, मतलब कि कोई भी इमारत होता है, ठीक है, जैसे कि आप सबका घर है तो उसको साइड साइड में क्या होता है, पिलर होता है ना, पिलर सब डाला जाता है, उसी प्रकार से स्तंभों को, ठीक है, तो स्तंभ मतलब क्या होता है, आपके पिलर का सहारा होता है, इसी उसी प्रकार मानव विकास का विचार, ठीक है, मानव विकास, एक सेकंड रुकेंगे। ठीक है, तो आपको हमें, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, मानव विकास का जो विचार होता है ना, वह भी क्या होता है, स्तंभों पर आधारित है। और समता व सशक्तिकरण किस प्रकार मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो घर होता है ना, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, साइड साइड से पिलर इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार मानव के विकास के लिए भी 4 स्तंभ आपका निर्मित किए गए हैं। उनमें से हमारे को 2 दिए गए हैं, एक तो समता और सशक्तिकरण। ठीक है, इसके बारे में हमारे को क्या करना है, उसके बारे में हमारे को समता और सशक्तिकरण के बारे में हमारे को बताना है। ठीक है, तो समता और सशक्तिकरण के बारे में मतलब कि ढाई ढाई नंबर हमारे को समता को हम जब परिभाषित करेंगे तो उनसे मिलेगा, और 2.5 नंबर हमारे को सशक्तिकरण को जब हम परिभाषित करेंगे तो हमारे को वहां से मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या था, समता था। ठीक है, समता का मतलब आप समझ रहे होगा, समानता। ठीक है, समता का मतलब क्या है आपका, समानता है। ठीक है, किसी किसी को ना समझ में आ रहा हो तो पहला आप ये पॉइंट लिखोगे, समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप ये लिखोगे। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय, जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए, मतलब कि लोगों के पास में जो उपलब्ध है ना, उनको लिंग, जाति, आय के जाति के आधार पर भेदभाव के बिना उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे, हर एक योजना और नीतियां, ठीक है, नीतियां हर एक लोगों के लिए होना चाहिए। ठीक है, हर एक योजना, हर एक नीतियां, ठीक है, हर एक लोगों के लिए होना चाहिए, चाहे वह अमीर वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वह गरीब वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखोगे आप।
नेक्स्ट आपका जो सेकंड पॉइंट था आपका सेकंड सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण के बारे में आप लिखोगे। पहला पॉइंट, सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। ठीक है, मतलब जैसे कि आप स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता, क्षमता में वृद्धि करोगे तो आपको सशक्तिकरण में वृद्धि होगा। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट आप लिखोगे लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोक उन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, लोगों को सशक्त करने के लिए, ठीक है, सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोगों उन्मुखी, ठीक है, लोगों उन्मुखी नीतियों की हमारे को आवश्यकता होती है। लोगों को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं? सुशासन से, बढ़िया शासन से। हमको हम दमन ना करें उनपे, हम क्या करें, उनको गुलाम ना बनाए। ठीक है, और उनके लिए भलाई के लिए, उनको विकास के लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाए, इस सबसे। तो इसका पॉइंट का यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 26। भारत में जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधि का वर्णन कीजिए। मतलब कि जल क्रांति अभियान आपका पता ही होगा 2014, ये 15 ऐसे ही होगा, 14-15 के अंदर में चलाया गया था। ठीक है, तो के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियां, मतलब कि उसके अंदर में बातचीत किया गया, उसमें कई सारी गतिविधियां लिखी हुई थी। ठीक है, तो उनको हमारे को लिखना है। ठीक है, मतलब गतिविधियां, मतलब कि हमें जल क्रांति के लिए, जल को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाना है, उनको हमारे को लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या कदम थे। तो पहला पॉइंट आपका था, ठीक है, पहला पॉइंट आप लिखोगे जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-2016 में आरंभ किया गया था। ठीक है, तो भाई मैंने थोड़ा सा गलत हो गया, 14-15 नहीं था, 15, सॉरी, 14-15 नहीं था, आपका 15-16 था। वे आरंभ किया गया था, और जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। पहला पॉइंट आप ये लिखोगे। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे जल ग्राम बनाने के लिए जिस ग्राम में जल की कमी है उसे चुनना। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें गतिविधि चुना गया, गतिविधि कहा गया था जल ग्राम। ठीक है, उन्होंने क्या टाइटल दिया, एक हेडिंग दिया जल ग्राम। इसका मतलब यह है कि बनाने के लिए, ठीक है, जल ग्राम, इसका मतलब है कि इसका मतलब है बनाने के लिए जिस ग्राम में, मतलब कि क्या करते हैं लोग सब, लोग ये चुनते हैं, जो भी लोग थे, ठीक है, ग्राम को चुनते, मतलब गांव को चुनते, जिन गांवों के अंदर में जल की कमी थी उसको, उन गांव को क्या बनाते हैं हम, जल ग्राम बनाते हैं। ठीक है, उनको चुनना। तीसरा पॉइंट आप लिखे हुए भारत में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड तैयार किया गया। ठीक है, 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड तैयार किया गया, जिसमें पहले पढ़ते हैं फिर समझाऊंगा। इसमें कुछ राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अन्य से राज्य शामिल हैं, और यह भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल सिंचाई और जल प्रबंधन तकनीकों को विकसित करने और प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। मतलब कि जितने भी हमें इसमें कहा जा रहा है कि हमारे को उन 1000 हेक्टेयर, मतलब कि उन उन राज्यों को चुनना हैगा। ठीक है, उन आगे, और उन राज्यों को आगे की ओर बढ़ाना हैगा। ठीक है, उनको प्रदर्शित करना है, उनको दिखाना हैगा जिन राज्यों के अंदर में क्या आएगा, जल की कमी है। ठीक है, तो ये सब राज्य हैंगे जिनके अंदर में क्या आएगा, अलग अलग भौगोलिक, अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति हैगी, जलवायु परिस्थिति भी अलग अलग हैगा। ठीक है, तो के अनुकूल भी उन्होंने क्या करा, सिंचाई का विकास किया, जल प्रबंधन, जल का वह कैसे सुनिश्चित रखेंगे, कैसे अच्छी तरह से सही से इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग तकनीकों का विकसित किया उन्होंने। ठीक है, तो ये लिखोगे। और फिफ्थ पॉइंट आप ये लिखोगे जल प्रदूषण को कम करने के लिए, जैसे कि जल संरक्षण करना, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, ठीक है, आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना, ये सब। फिफ्थ पॉइंट आप ये लिख सकते हो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जन संचार माध्यम का उपयोग करना। तो ये सारे पॉइंट्स है, इसको लिख देना बस। इसी का आपका अथवा वाला क्वेश्चन है बी, भारत में सिंचाई के लिए जल की बढ़ती मांग के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब हमारे भारत के में सिंचाई के लिए जल की बढ़ती मांग, ठीक है, सिंचाई के लिए और क्या होते जा रहा है ना, सिंचाई के लिए जल की बढ़ती मांग जो है ना, बढ़ते जा रहा है, जल की मांग जो है बढ़ते जा रहा है, तो उसके कारण को हमारे को बताना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, तो इसके हमारे को जल के बढ़ते के कारण क्या आएगा, पहले तो जनसंख्या है। ठीक है, तो हमारे को कारणों का हमारे को क्या करना है, वर्णन करना था। ठीक है, तो मैंने सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स लिख दिए हैं, अभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, जल की मांग बढ़ रही है। शहरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, जल की मांग बढ़ रही है। इसके जलवायु परिवर्तन के कारण जल की मांग बढ़ रही है। ठीक है, कम वर्षा हो गया, अनियमित मानसून, कभी मानसून लेट से आता है, कभी जल्दी आता है, जल्दी आता है तो भाई ज्यादा वर्षा हो जाती है या सूखा ही पूरा हो जाता है, ये सब।
फिफ्थ पॉइंट आप लिखो बढ़ती कृषि उत्पादन की आवश्यकता। अब कृषि उत्पादन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। फिर सिक्स पॉइंट आप लिख सकते हो भूमि का खराब उपयोग और अकुशल प्रणालियां। ठीक है। और सेवन आपका लेगा जल संरक्षण का अभाव। ठीक है। तो इन सब पॉइंट से मैंने टोटल 7 पॉइंट्स लिख रखे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना, जैसे कि एक आध मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि है, तो देश के अंदर में जनसंख्या बढ़ने के कारण, ठीक है, आप ऐसे लिखो देश के अंदर में जनसंख्या बढ़ने के कारण जल की, सॉरी, देश के अंदर में जल की, सॉरी, देश के अंदर में जनसंख्या बढ़ने के कारण जल की मांग भी बढ़ रही है। तो आप छोटा सा ऐसे पॉइंट लिख दोगे, शहरीकरण औद्योगिकरण होने के कारण में के कारण जल की मांग बढ़ रही है, तो ऐसे करके लिख दोगे, बस मिल जाएगा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा 727। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन आपका आएगा खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण की किन्हीं 3 विधियों का हमारे को वर्णन करना है। ठीक है। खनिज संसाधन, देखो पता है खनिज मतलब खनिज हमारे को पता है कि प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, और खनिज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, सीमित मात्रा में होते हैं, तो उनका सदुपयोग भी करना जरूरी है, इसलिए संरक्षण करना जरूरी है। अगर वह खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारे को संसाधन कैसे मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे कैसे, खाएंगे पिएंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे, ये सब। तो खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है, पहले तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप ये लिखोगे, आणविकरणीय खनिज। ठीक है। आणविकरणीय खनिज जैसे कि प्राकृतिक खनिज प्राकृतिक रूप से बनते हैं, प्राकृतिक रूप से बनते हैं मतलब प्राकृति द्वारा बनते हैं, और इनके बनने की प्रक्रिया भी क्या होती है कि धीमी होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा सालों में बनते हैं, और वर्तमान में इसका उपयोग तेजी से हो रहा है। ठीक है, तेजी से क्या हो रहा है, तेजी से यूज किया जा रहा है, जिसके कारण सीमित खनिज खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण जो खनिज भी हमारे पास क्या है, सीमित है। अब हमारे पास तो पूरा फुल स्टॉक तो नहीं है। ठीक है, तो खत्म होते जा रहे हैं, पहला पॉइंट आप ये लिखोगे। ठीक है, खनिजों को बचाने के लिए हो गया। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे उद्योग और कृषि के विकास के लिए खनिज आवश्यक है। ठीक है, अब हमारे को उद्योग का विकास करना है, कृषि का विकास करना है, उसके लिए क्या है, खनिज आवश्यक है। ठीक है, तो इनका संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, और आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। ठीक है, तो हमारे को क्यों जरूरी है, देखो कृषि और उद्योग और कृषि के लिए आवश्यक है, के लिए जरूरी है संरक्षण करना। ठीक है, और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी, कृषि का आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारे को खनिजों को रखना आवश्यक है। ठीक है, इसलिए संरक्षण करना जरूरी है, और आर्थिक स्थिरता को भी बनाए रखने के लिए हमारे को खनिज की संरक्षण की हमारे को जरूरत है, आवश्यकता है। सिक्स पॉइंट आप ये लिखोगे, खनन और प्रसंस्करण प्रक्रियाएं पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, और संस्कार और संरक्षण इन प्रभावों को कम करने में मदद करता है। ठीक है, अब हम जब खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं, मतलब कि इसको खनिजों में से बहुत सारे अयस्क होता है, उसमें से खनिज सबको निकालते हैं, तो इन सब में क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे को भी इसलिए हमारे को जो है ना, जैसे कि तो इसके कारण क्या करता है, पर्यावरण पे क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, और संरक्षण इन, और जब हम इसको सही से रखेंगे, खनिजों को संरक्षण करेंगे, तो इन प्रभावों को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये बात। तो ये हो गया। अब इसके बाद विधियां बतानी है हमारे को। ठीक है, तो टोटल इसमें से ना 3 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, कोई 2 ही पॉइंट लिखना भाई। ठीक है, 2 ही पॉइंट लिखना, यहाँ पर 2 ही पॉइंट लिखना, बाकी 3 विधियां हैं। ठीक है, खनिज संरक्षण की टोटल कितने, 3 विधियां हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ लिख देना, 2 पॉइंट ऊपर का हो जाएगा, 3 पॉइंट यहाँ का हो जाएगा, आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिखोगे, 3 विधियां हैं। पहला पॉइंट आपका योजनाबद्ध और सतत उपयोग। ठीक है, हमारे को योजना बना करके, प्लानिंग करके, और हमारे को सतत मतलब कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी हमारे को बचा करके। ठीक है, तो खनिजों का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि बर्बादी कम हो और उन्हें टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो पहला आपका विधि ये है। सेकंड विधि आपका है धातुओं का पुनः चक्रण। ठीक है, स्क्रैप धातुओं और खनिजों का पुनः उपयोग करने करने धातुओं के पुनः चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो जो खनिजों का हमारे को क्या करना चाहिए, फिर से पुनः उपयोग करना चाहिए। जो कुछ धातु ऐसे हैं जिनका हम दोबारा यूज कर सकते हैं, तो हमारे को ना उनको ना पुनः चक्रण फिर से यूज करने को बढ़ावा देना चाहिए, और इससे खनन पर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अपशिष्ट और कम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान के कुछ खनिज ऐसे हैं जिसका हम फिर से यूज कर सकते थे। ठीक है, पर हमने क्या करा, उसको फेंक दिया। ठीक है, तो हमारे को इसका फिर से यूज करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारे को खनिज पर क्या हो जाए, निर्भरता हमारा कम हो, और अपशिष्ट भी कम निकले। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे बेहतर प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, तो हम खनिज संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बेहतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, जैसे कि जिन देशों के अंदर में
खनिज क्या हैगा, उच्च टेक्नोलॉजी नहीं है, तो भाई वहां पर क्या होता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, तो वहां पर सॉरी प्रदूषण अधिक नहीं होता है, वहां पर खनिजों का जो बर्बादी होता है ना बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, तो निम्न श्रेणी के अयस्कों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने के लिए आधुनिक और बेहतर तकनीकों का विकास आवश्यक है। इससे कम गुणवत्ता वाले अयस्कों से भी धातु प्राप्त की जा सकती है। मतलब कहने का मतलब कि हमारे को ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए, ऐसा काम, ऐसे ऐसे तरीके बनाने चाहिए, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए, जिससे कि जो निम्न श्रेणी के अयस्क भी है ना, उनसे भी हम जो हमारे जो धातु है, ठीक है, उसको हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सके। ठीक है, ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ तक अच्छा, आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बहुत बड़ी तरीके से समझ में आ रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करना, पूछ लेना, आपको मैं सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, या हमारे कमेंट्स में बताना हो, कमेंट्स में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 है। बस हमारे को जो बस यही लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन करके हम वीडियो का समाप्त करेंगे, क्योंकि आगे जो 29-30 क्वेश्चन आपके मैप वाला है, मैप वाले के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यह कंप्लीट करते हैं। भारत नगरों को विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण हम जैसे कि हमारे देश के अंदर जानते ही हो, नगरों का जो विकास रहेगा कैसे कैसे हुआ है। प्राचीन नगर अलग थे, मध्यकालीन नगर अलग थे, और आधुनिक नगर अभी के जो आएंगे, ठीक है, वह अलग है। तो उनका युगों के आधार पर हमारे को नगरों का क्या करना है, वर्गीकरण करना है, बस सिंपल सा है। ठीक है, तो करते हैं फटाफट। ठीक है, तो नगरों के प्रकार, ठीक है, तो नगरों के प्रकार टोटल कितने हैं आपके, टोटल 3 है। प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, और आपका तीसरा आधुनिक नगर है आपका। ठीक है, तो प्राचीन नगर है आपके, प्राचीन नगर किसे कहेंगे हम। ठीक है, भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर है। ठीक है, जिसमें से, ठीक है, इनमें से अधिक का विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ। ठीक है, दूसरा हम क्या कर लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, जैसे कि बनारसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं, और पाटलिपुत्र जिसे हम पटना कहते हैं, ये है। सेकंड आप लिखोगे मध्यकालीन नगर। ठीक है, मध्यकालीन नगर वर्तमान के 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इसमें से अधिकांश का विकास जो हुआ था आपका राजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ था। ठीक है, राजवाड़ों या राज्यों के मुख्यालय मतलब कि जैसे कि राजधानी, ठीक है, के रूप में हुआ था। जैसे कि उदाहरण के लिए दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, जैसे कि राजधानी। ठीक है, राजधानी। तीसरा प्रकार आपका है आधुनिक नगर। पेज कहाँ गया, आधुनिक नगर वाला पेज नहीं छोड़ा गया, पेज ही नहीं है। चलो कोई नहीं। तो तीसरा वाला जो हमारा जो आधुनिक नगर, तीसरा हमारा क्या था, आधुनिक नगर था। ऐसी बात आपको मैं बता देता हूँ मुंह से। ठीक है, तो इसमें पेज का फोटो लेना मैं भूल गया है, पीडीएफ बनाने भूल गया मैं। ठीक है, तो और तीसरा आपका आएगा आधुनिक नगर। ठीक है, आधुनिक नगर मतलब वर्तमान के जितने भी नगर हैंगे, ठीक है, तो उनके, तो सबसे पहले वर्तमान के अंदर में जितने भी नगर हैंगे वह हमारे क्या कहलाएंगे, आधुनिक नगर कहलाएंगे। जैसे कि हमारे जो आधुनिक नगर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, तो वर्तमान के, तो पहले आप क्या लिखो, वर्तमान के जितने भी आपके नगर हैंगे उनको हम आधुनिक नगर कहते हैंगे। ठीक है, और उदाहरण के लिए आप लिखो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता लिख दोगे। ठीक है, तो ऐसे बस, तो ऐसे करके लिखोगे, इतना ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अथवा वाला करेंगे, इसका हम भारत की ग्रामीण वस्तुओं को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, भारत की जो ग्रामीण बस्ती है ना, ठीक है, उनको हमारे को क्या करना है, वर्गीकृत करना है। और शायद इस वाले जो क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन का आप बोलोगे ना, तो मैं जो आपका आधुनिक नगर बच गया था ना, उसका जो आंसर था ना, उसको मैं पोस्ट के अंदर में डाल दूंगा, जाकर के देख लेना जरूर। ठीक है, कमेंट कर देना जिसको चाहिए, और जिसको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। आगे करते हैं, पॉइंट आपका बी है अथवा वाला क्वेश्चन का, भारत की ग्रामीण वस्तुओं को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, भारत के ग्रामीण वस्तुएं अलग अलग प्रकार की हैं, तो और गुचित वस्तुओं की मुख्य विशेषता का वर्णन करना है। ठीक है, तो भारत में ग्रामीण वस्तुओं को वर्गीकृत कीजिए, मतलब कि जो भारत के अंदर में ग्रामीण बस्तियां आएंगी, ठीक है, तो उनको हमारे वर्गीकृत करना है, और गुच्छी बस्ती की हमारे को विशेषता बताना है। ठीक है, तो अगर करते हैं, और एक चीज और समझ लो, यहाँ पे 1+5 लिखा हुआ, 1+4 लिखा हुआ, इसका मतलब कि वर्गीकृत करना है, तो इसको 1 नंबर का आएगा, और इसके 4 पॉइंट्स हमारे को विशेषता के बारे में लिखना है। ठीक है, देखो ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कैसे कैसे है, ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला गुच्छित बस्ती, दूसरा अर्धगुच्छित बस्ती, तीसरा पल्लीकृत बस्ती, और चौथा परिक्षिप्त बस्ती।
ठीक है, तो हमारे को गुच्छित बस्ती की विशेषता बताना था, 4 विशेषता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ज्यादा ही लिख रखा, 5 लिख रखा टोटल। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे, गुच्छित बस्तियों में घर संतुलित रूप से निकट निकट मिश्रित होते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, यह बस्तियां, ठीक है, ज्यामितीय आकृति प्रस्तुत करती है, जैसे कि आयताकार हो गया, रेखिया, ये सब। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आप ये लिखोगे, ऐसी बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदान और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। चौथा पॉइंट आप लिखोगे, बस्तियां सामान्य रूप की होती हैं और चारों ओर खेत, खलियान और चारागाह होते हैं। ठीक है, सामान्य रूप मतलब कि नॉर्मल टाइप के होते हैं, ज्यादा स्टैंडर्ड घर नहीं होते हैं ये सब। ठीक, फिफ्थ पॉइंट आप ये लिखोगे, कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से संतुलित रूप में रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिखोगे। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुक जाना बस, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब जो मैं बोल रहा था ना, जो 28वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन था, ठीक है, बी ऑप्शन था, बी वाला। ठीक है, तो उसका आधुनिक नगर हमारा बच गया था। आधुनिक नगर का जो लिखने वहां पर ना पेज कम पड़ गया था, तो मैंने इसको आगे करके लिख दिया था। तो आधुनिक नगर का आपको मैं यहीं पे देख लो, पोस्ट में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिखोगे। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडुचेरी जैसे व्यापारिक पतन विकसित किए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ही लिखना है, बस ज्यादा मत पॉइंट मत लिखना। अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोडों जैसे कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया, मतलब कि वहां पर अंग्रेजी भाषा चलाया गया। ठीक है, तो ये टोटल आप क्वेश्चन करोगे, ये सारे आंसर मैंने करा दिए हैंगे। तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यहाँ तक हमारे 28 तक हमारे मैंने सारे सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिनिश करते हैं आज की क्लास को यहीं पे। और लास्ट में जाते जाते फिर से अभी तक आपने वह काम नहीं किया है, तो इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक देखने से आपको ये पता चल गया होगा कि ये वीडियो आपके लिए मैं कितना मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपसे 2 काम करना है। आपसे इसमें पहला काम ये करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन के बटन को ऑन पर सेट करना मत भूलना। पहला काम सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको, और दूसरा काम आप हमारी वीडियो को लाइक करो ताकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाते रहूं और आपको मैं देते रहूं, और आपके 100 में से 100 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाए। ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो द कलाकार क्लासेस को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।